चैप्टर 30 अप्रतिरोध्या। सोचने के लिए बहुत कुछ था। मैं जेनेक्स को ढूंढने के लिए अकेले समय कैसे निकाल पाती, और एलिस क्यों चाहती थी कि मैं उसके बारे में जानूं। यदि एलिस के सुराग का रेनेस्मी से कोई संबंध नहीं था, तो मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए क्या कर सकता था। एडवर्ड और मैं सुबह तान्या के परिवार को कैसे समझाएंगे। क्या होगा अगर वे इरिना की तरह ही व्यवहार करेंगे। क्या होगा अगर ये लड़ाई में बदल जाए। मुझे नहीं पता था कि कैसे लड़ना है। मैं सिर्फ 1 महीने में कैसे सीख सकता था। क्या कोई संभावना थी कि मुझे इतनी जल्दी सिखाया जा सके कि मैं वोल्टुरी के किसी एक सदस्य के लिए खतरा बन जाऊं। या मैं पूरी तरह से बेकार होने के लिए अभिशप्त था, बस एक और आसानी से नष्ट हो जाने वाला नवजात। मुझे बहुत सारे उत्तरों की आवश्यकता थी, लेकिन मुझे अपने प्रश्न पूछने का मौका नहीं मिला। रेनेस्मी के लिए कुछ सामान्यता चाहते हुए मैंने उसे सोते समय अपने कॉटेज में घर ले जाने पर जोर दिया। जेकब उस समय अपने भेड़िया रूप में अधिक सहज था। जब वह लड़ाई के लिए तैयार महसूस करता था तो तनाव से निपटना आसान होता था। मैं चाहता था कि मैं भी ऐसा ही महसूस कर सकूं, तैयार महसूस कर सकूं। वह जंगल में भाग गया, फिर से चौकन्ना हो गया। जब वह गहरी नींद में थी, मैंने रेनेस्मी को उसके बिस्तर पर लिटाया और फिर एडवर्ड से अपने सवाल पूछने के लिए सामने वाले कमरे में चली गई। मैं जो भी सवाल पूछ पाई, वो सबसे मुश्किल था। उससे कुछ भी छिपाने की कोशिश करना, भले ही मेरे शांत विचारों का लाभ हो। वह मेरी ओर पीठ करके खड़ा था और आग की ओर देख रहा था। एडवर्ड, वह घूम गया और कमरे के उस पार चला गया। ऐसा लगा जैसे कि उसने बिल्कुल भी समय नहीं लगाया, 1 सेकंड के सबसे छोटे हिस्से में भी नहीं। मुझे उसके चेहरे पर क्रूर भाव को समझने का समय ही मिला था कि उसके होंठ मेरे होंठों से टकराने लगे और उसकी बाहें स्टील के गर्दरों की तरह मेरे चारों ओर जकड़ गईं। उस रात मैंने अपने सवालों के बारे में फिर कभी नहीं सोचा। मुझे उसके सवालों का कारण समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। मूड बदल जाता है और वैसा ही महसूस करने के लिए समय भी कम हो जाता है। मैं सोच रही थी कि उसके लिए जो जबरदस्त जुनून मैं महसूस करती थी, उसे शारीरिक रूप से व्यवस्थित करने में मुझे कई साल लग जाएंगे, और फिर उसके बाद सदियों तक उसका आनंद लेना होगा। अगर हमारे पास साथ में सिर्फ 1 महीना बचा होता। खैर, मुझे नहीं लगता था कि मैं इस अंत को कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। फिलहाल मैं स्वार्थी होने से खुद को नहीं रोक सकती थी। मैं बस इतना चाहती थी कि मुझे दिए गए सीमित समय में मैं उससे जितना हो सके उतना प्यार करूं। सूरज उगने के बाद खुद को उससे दूर खींच पाना मुश्किल था, लेकिन हमें अपना काम करना था, एक ऐसा काम जो हमारे परिवार की बाकी सभी खोजों से भी ज्यादा मुश्किल हो सकता था। जैसे ही मैंने खुद को ये सोचने दिया कि आगे क्या होने वाला है, मैं पूरी तरह से तनाव में आ गया। ऐसा लगा जैसे मेरी नसें रग पर खींची जा रही हों, पतली होती जा रही हों। काश नेस्सी के बारे में बताने से पहले एलिएजर से हमें जो जानकारी चाहिए होती, उसे पाने का कोई तरीका होता, एडवर्ड ने बड़बड़ाते हुए कहा, जब हम जल्दी जल्दी उस विशाल कोठरी में कपड़े पहन रहे थे, जो उस समय एलिस की याद दिलाने वाली थी, जितना मैं चाहता था। बस मामले में, लेकिन वह सवाल को समझकर उसका जवाब नहीं दे पाएगा। मैंने सहमति जताई। क्या आपको लगता है कि वे हमें समझाने देंगे? मुझे नहीं पता। मैंने रेनेस्मी को, जो अभी भी सो रही थी, उसके बिस्तर से खींच लिया और उसे अपने पास खींच लिया, जिससे उसके बाल मेरे चेहरे से सट गए। उसकी मीठी खुशबू, इतनी करीब, हर अन्य गंध को दबा रही थी। मैं आज 1 सेकंड भी समय बर्बाद नहीं कर सकता था। मुझे जवाब चाहिए थे, और मुझे यकीन नहीं था कि आज एडवर्ड और मेरे पास अकेले कितना समय होगा। अगर तान्या के परिवार के साथ सब ठीक रहा, तो उम्मीद है कि हमारे पास लंबे समय तक कंपनी होगी। एडवर्ड, क्या तुम मुझे लड़ना सिखाओगे? मैंने उससे पूछा। उसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए मैं चिंतित था, क्योंकि वह मेरे लिए दरवाजा पकड़ रहा था। ये वही था जिसकी मुझे उम्मीद थी। वह स्तब्ध रह गया, और फिर उसकी आंखें मुझ पर गहरी अर्थपूर्ण दृष्टि से घूमी, जैसे वह मुझे पहली या आखिरी बार देख रहा हो। उसकी आंखें मेरी बाहों में सो रही हमारी बेटी पर टिकी रहीं। उन्होंने कहा, अगर लड़ाई की नौबत आई तो हम में से कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। मैंने अपनी आवाज को संतुलित रखा और कहा,
क्या आप मुझे अपना बचाव करने में असमर्थ छोड़ देंगे? उसने घुटन भरी सांस ली और दरवाजा कांप उठा, उसके हाथ कस गए और टिका विरोध करने लगा। फिर उसने सिर हिलाया। जब आप इसे इस तरह से कहते हैं, मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द काम पर लग जाना चाहिए। मैंने भी सिर हिलाया और हम बड़े घर की ओर चल पड़े। हमें कोई जल्दी नहीं थी। मैं सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे कुछ फर्क पड़ने की उम्मीद हो। मैं अपने तरीके से थोड़ा खास था, अगर मेरी खोपड़ी बहुत मोटी थी। वास्तव में विशेष माना जा सकता है। क्या इसका कोई उपयोग था जिसे मैं आगे बढ़ा सकता था? आप क्या कहेंगे कि उनका सबसे बड़ा फायदा क्या है? क्या उनमें कोई कमजोरी भी है? एडवर्ड को ये जानने के लिए पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि मेरा मतलब वोल्टुरी से था। एलिक और जेन उनकी सबसे बड़ी आक्रामक टीम है, उन्होंने भावशून्यता से कहा, जैसे हम बास्केटबॉल टीम की बात कर रहे हों। उनके रक्षात्मक खिलाड़ी शायद ही कभी कोई वास्तविक कार्रवाई देखते हैं, क्योंकि जेन आपको जला सकती है, कम से कम मानसिक रूप से। एलेक्स क्या करता है? क्या तुमने एक बार नहीं कहा था कि वह जेन से भी ज्यादा खतरनाक है? हाँ, एक तरह से, वह जेन के लिए मारक है। वह आपको सबसे भयानक दर्द का एहसास कराती है। दूसरी ओर, एलेक्स आपको कुछ भी महसूस नहीं कराता। बिल्कुल कुछ भी नहीं। कभी कभी, जब वोल्टुरी दयालु महसूस करते हैं, तो वे एलेक्स को किसी को मारने से पहले बेहोश कर देते हैं। अगर उसने आत्मसमर्पण कर दिया है या किसी और तरीके से उन्हें खुश कर दिया है। एनेस्थेटिक, लेकिन ये जेन से ज्यादा खतरनाक कैसे है? क्योंकि वह आपकी इंद्रियों को पूरी तरह से काट देता है। कोई दर्द नहीं, लेकिन कोई दृष्टि, ध्वनि या गंध भी नहीं। पूर्ण संवेदी वंचना। आप अंधेरे में बिल्कुल अकेले हैं। जब वे आपको जलाते हैं तो आपको इसका एहसास भी नहीं होता। मैं कांप उठा। क्या यही सबसे अच्छी उम्मीद थी जिसकी हम उम्मीद कर सकते थे? जब मौत आए तो उसे न देखना और न ही महसूस करना। यह उसे जेन जितना ही खतरनाक बना देगा। एडवर्ड उसी उदासीन स्वर में बोला, इसमें कि वे दोनों तुम्हें अक्षम कर सकते हैं, तुम्हें एक असहाय लक्ष्य बना सकते हैं। उनके बीच का अंतर एरो और उसके बीच के अंतर जैसा है। और मैं, एरो एक समय में केवल एक ही व्यक्ति के मन की बात सुन सकता है। जेन केवल अपने ध्यान की एक ही वस्तु को चोट पहुंचा सकती है। मैं एक ही समय में सभी को सुन सकता हूँ। मुझे ठंड का एहसास हुआ जब मैंने देखा कि वह कहाँ जा रहा था। और एलेक्स हम सभी को एक ही समय में अक्षम कर सकता है। मैंने फुसफुसाया। हाँ, उसने कहा, अगर वह अपने उपहार का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करता है, तो हम सभी अंधे और बहरे बने रहेंगे जब तक कि वे हमें मारने के लिए तैयार न हो जाएं। हो सकता है कि वे हमें फाड़ने की जहमत उठाए बिना ही जला दें। ओह, हम लड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम उनमें से किसी एक को चोट पहुंचाने की तुलना में दूसरे को चोट पहुंचाने की अधिक संभावना रखेंगे। हम कुछ सेकंड तक चुपचाप चलते रहे। मेरे दिमाग में एक विचार आकार ले रहा था। बहुत आशाजनक तो नहीं, लेकिन कुछ न होने से तो बेहतर ही था। क्या आपको लगता है कि एलेक्स एक बहुत अच्छा फाइटर है? मैंने पूछा। मेरे ख्याल से, वह जो कर सकता है, उसके अलावा, अगर उसे अपनी प्रतिभा के बिना लड़ना पड़े। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसने कभी कोशिश भी की है। एडवर्ड ने मेरी ओर तेजी से देखा। तुम क्या सोच रहे हो? मैंने सीधे आगे देखा। ठीक है, शायद वह मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है न? अगर वह एरो और जेन और तुम्हारे जैसा करता है। शायद, अगर उसे कभी खुद का बचाव नहीं करना पड़ा। और मैंने कुछ तरकीबें सीखी हैं। वह सदियों से वोल्टुरी के साथ है। एडवर्ड ने मेरी बात बीच में ही रोक दी, उसकी आवाज़ अचानक घबरा गई। शायद वह अपने दिमाग में वही छवि देख रहा था जो मैं देख रहा था, हत्या के मैदान में असहाय, संवेदनहीन खंभे के रूप में खड़ा कुल लेंस सब मेरे अलावा। मैं ही एकमात्र व्यक्ति था जो लड़ सकता था। हाँ, तुम निश्चित रूप से उसकी शक्ति से प्रतिरक्षित हो, लेकिन तुम अभी भी एक नवजात हो, बेला। मैं तुम्हें कुछ हफ्तों में इतना मजबूत लड़ाकू नहीं बना सकता। मुझे यकीन है कि उसे प्रशिक्षण मिला होगा। शायद, शायद नहीं। यह एक ऐसी चीज है जो मैं कर सकता हूँ जो कोई और नहीं कर सकता।
भले ही मैं उसे कुछ समय के लिए विचलित कर सकूं, क्या मैं दूसरों को मौका देने के लिए पर्याप्त समय तक टिक सकता हूं? कृपया, बेला, एडवर्ड ने दांत पीसते हुए कहा। चलो इस बारे में बात नहीं करते। उचित बनो। मैं तुम्हें जो कुछ भी सिखा सकता हूँ, सिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन कृपया मुझे यह मत सोचने दो कि तुम अपने आप को एक मनोरंजन के रूप में बलिदान कर रहे हो। वह घुट गया और बात पूरी नहीं कर सका। मैंने सिर हिलाया। फिर मैं अपनी योजनाएं अपने तक ही सीमित रखूंगा। पहले एलेक्स और फिर, अगर मैं चमत्कारिक रूप से जीतने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली रहा, तो जेन। अगर मैं सिर्फ चीजों को बराबर कर सकता, वोल्टुरी के भारी आक्रामक लाभ को हटा सकता। शायद तब एक मौका था। मेरा दिमाग आगे की ओर दौड़ गया। क्या होगा अगर मैं उनका ध्यान भटकाने या उन्हें बाहर निकालने में सक्षम हो जाऊं? ईमानदारी से कहूं तो, दोनों में से कोई भी क्यों नहीं होगा। क्या जेन या एलेक्स को कभी युद्ध कौशल सीखने की जरूरत पड़ी है? मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि चिड़चिड़ी जेन अपने फायदे को छोड़ देगी, यहाँ तक कि सीखने के लिए भी। अगर मैं उन्हें मार सकूं तो इससे कितना फर्क पड़ेगा? मुझे सब कुछ सीखना है। जितना संभव हो सके, अगले महीने में तुम मेरे दिमाग में सब कुछ ठूंस दोगे, मैंने धीरे से कहा। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे मैंने कुछ कहा ही न हो। तो फिर अगला कौन? मुझे अपनी योजनाएं व्यवस्थित करनी चाहिए ताकि अगर मैं एलेक्स पर हमला करने से बच भी जाऊं तो मुझे हमला करने में कोई हिचकिचाहट न हो। मैंने एक और परिस्थिति के बारे में सोचने की कोशिश की जहां मेरी मोटी खोपड़ी मुझे फायदा पहुंचा सके। मुझे नहीं पता था दूसरों ने क्या किया, इसके बारे में काफी कुछ पता है। जाहिर है, विशाल फेलिक्स जैसे लड़ाके मेरे लिए बहुत मुश्किल थे। मैं केवल एम्मेट को वहां निष्पक्ष लड़ाई देने की कोशिश कर सकता था। मुझे डेमेट्री के अलावा बाकी वोल्टुरी गार्ड के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। डेमेट्री के बारे में सोचते हुए मेरा चेहरा बिल्कुल शांत था। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह एक लड़ाकू होगा। कोई और तरीका नहीं था जिससे वह इतने लंबे समय तक जीवित रह सकता था, हमेशा किसी भी हमले के भाले की नोक पर। और उसे हमेशा आगे रहना चाहिए, क्योंकि वह उनका ट्रैकर था, दुनिया का सबसे अच्छा ट्रैकर, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर कोई बेहतर होता, तो वोल्टुरी ने व्यापार किया होता। इरो ने खुद को दूसरे सर्वश्रेष्ठ के साथ नहीं घेर रखा था। अगर डेमेट्री ना होती, तो हम भाग सकते थे। हम में से जो भी बचा होता, वैसे भी। मेरी बेटी, मेरी बाहों में गर्म। कोई भी उसके साथ भाग सकता था। जेकब या रोजली, जो भी बचा होता। और अगर डेमेट्री नहीं होती, तो एलिस और जेस पर हमेशा के लिए सुरक्षित रह सकते थे। क्या एलिस ने यही देखा था? हमारे परिवार का वो हिस्सा जारी रह सकता था। कम से कम वे दोनों तो। क्या मैं उससे इस बात पर ईर्ष्या कर सकता हूँ? डेमेट्री, मैंने कहा। एडवर्ड ने सख्त और सख्त आवाज में कहा, डेमेट्री मेरी है। मैंने जल्दी से उसकी तरफ देखा और पाया कि उसका चेहरा हिंसक हो गया था। क्यों? मैंने फुसफुसाकर पूछा। पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। हम नदी के किनारे थे जब उसने आखिरकार बड़बड़ाते हुए कहा, एलिस के लिए। पिछले 50 सालों में मैं उसे यही एक धन्यवाद दे सकता हूँ। इसलिए उनके विचार मेरे विचारों से मेल खाते थे। मैंने जमी हुई जमीन पर जेकब के भारी पंजों की आवाज़ सुनी। कुछ ही सेकंड में वह मेरे बगल में टहल रहा था, उसकी गहरी आंखें रेनेस्मी पर केंद्रित थीं। मैंने एक बार सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया, फिर अपने सवालों पर लौट आया। समय बहुत कम था। एडवर्ड, आपको क्या लगता है एलिस ने हमें एलिजार से वोल्टुरी के बारे में पूछने के लिए क्यों कहा? क्या वह हाल ही में इटली गया था या कुछ और? वह क्या जान सकता है? जब वोल्टुरी की बात आती है तो एलिजार सब कुछ जानता है। मैं भूल गया कि तुम नहीं जानते थे। वह उनमें से एक हुआ करता था। मैं अनायासी फुफकार उठा। जेकब मेरे पास आकर गुर्राया। क्या? मैंने पूछा। मेरे दिमाग में हमारी शादी में आए खूबसूरत काले बालों वाले आदमी की तस्वीर उभर रही थी, जो एक लंबे, राख जैसे लबादे में लिपटा हुआ था। एडवर्ड का चेहरा अब नर्म था और वह थोड़ा मुस्कुराया। एलिजा एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति है। वह पूरी तरह से खुश नहीं था, वोल्टुरी, लेकिन वह कानून का सम्मान करता था और उसे बनाए रखने की आवश्यकता थी।
उसे लगा कि वह अधिक से अधिक अच्छे के लिए काम कर रहा था। उन्हें उनके साथ बिताए समय का पछतावा नहीं है, लेकिन जब उन्हें कामेन मिला तो उन्हें इस दुनिया में अपनी जगह मिल गई। वे बहुत ही समान लोग हैं, दोनों ही पिशाचों के लिए बहुत दयालु हैं। वह फिर से मुस्कुराया। वे तान्या और उसकी बहनों से मिले और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे इस जीवनशैली के लिए अच्छी तरह से अनुकूल हैं। अगर उन्हें तान्या कभी नहीं मिली होती तो मुझे लगता है कि वे अंततः अपने दम पर मानव रक्त के बिना जीने का तरीका खोज लेते। मेरे दिमाग में जो तस्वीरें थीं, वे बहुत ही अजीब थीं। मैं उन्हें एक दूसरे से मिला नहीं पा रहा था। एक दयालु वोल्तुरी सैनिक। एडवर्ड ने जेकब की ओर देखा और चुपचाप सवाल का जवाब दिया। नहीं, वो उनके योद्धाओं में से नहीं था, ऐसा कहा जा सकता है। उसके पास एक उपहार था जो उन्हें सुविधाजनक लगा। जेकब ने अवश्य ही स्पष्ट अनुवर्ती प्रश्न पूछा होगा। एडवर्ड ने उसे बताया, उसके पास दूसरों के उपहारों और कुछ पिशाचों के पास मौजूद अतिरिक्त क्षमताओं के बारे में सहज ज्ञान है। वह एरो को किसी भी पिशाच के साथ निकटता से रहने भर से यह सामान्य विचार दे सकता था कि वह क्या करने में सक्षम है। वोल्टुरी के युद्ध में जाने पर यह मददगार था। अगर विरोधी दल में किसी के पास कोई ऐसा कौशल है जो उन्हें कुछ परेशानी दे सकता है, तो वह उन्हें चेतावनी दे सकता था। ऐसा दुर्लभ था। वोल्टुरी को एक पल के लिए भी असुविधा पहुंचाने के लिए काफी कौशल की आवश्यकता होती है। अधिकतर चेतावनी एरो को किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने का मौका देती थी जो उसके लिए उपयोगी हो सकता था। एलिजा का उपहार कुछ हद तक मनुष्यों के साथ भी काम करता है। हालांकि उसे मनुष्यों के साथ वास्तव में ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, क्योंकि अव्यक्त क्षमता बहुत अस्पष्ट है। एरो उसे उन लोगों का परीक्षण करने के लिए कहता था जो शामिल होना चाहते थे, ये देखने के लिए कि क्या उनमें कोई क्षमता है। एरो को उसे जाते हुए देखकर दुख हुआ। मैंने पूछा, उन्होंने उसे जाने दिया। बस ऐसे ही। अब उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई थी, थोड़ी टेढ़ी। वोल्तुरी को खलनायक नहीं माना जाता, जैसा कि तुम्हें लगता है। वे हमारी शांति और सभ्यता की नींव हैं। गार्ड का हर सदस्य उनकी सेवा करना चुनता है। ये काफी प्रतिष्ठित है। वे सभी वहां होने पर गर्व करते हैं, उन्हें वहां रहने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। मैंने जमीन की ओर मुंह करके देखा। उन पर केवल अपराधियों द्वारा जघन्य और दुष्ट होने का आरोप लगाया गया है। बेला, हम अपराधी नहीं हैं, जेकब ने सहमति में कहा। वे यह नहीं जानते। क्या आपको सचमुच लगता है कि हम उन्हें रोककर उनकी बात सुनवा सकते हैं? एडवर्ड ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाए और फिर कंधे उचका दिए। अगर हमें हमारे साथ खड़े होने के लिए पर्याप्त दोस्त मिल जाएं। शायद। अगर मुझे अचानक महसूस हुआ कि आज हमारे सामने क्या था। एडवर्ड और मैं दोनों तेजी से आगे बढ़ने लगे और दौड़ने लगे। जेकब ने जल्दी से पकड़ लिया। एडवर्ड ने कहा, तान्या को ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। हमें तैयार रहना होगा। लेकिन कैसे तैयार रहें? हमने व्यवस्था की और फिर से व्यवस्था की, सोचा और फिर से सोचा। रेनेस्मी पूरी तरह से नजर में, या पहले से छिपी हुई। जेकब कमरे में या बाहर। उसने अपने पैक को पास रहने के लिए कहा था, लेकिन अदृश्य रहने के लिए। क्या उसे भी ऐसा ही करना चाहिए? अंत में रानेस्मी, जेकब फिर से अपने मानव रूप में और मैं डाइनिंग रूम में सामने के दरवाजे के कोने में बड़ी पॉलिश की हुई मेज पर बैठे हुए इंतजार कर रहे थे। जेकब ने मुझे रेनेस्मी को पकड़ने दिया। वह जल्दी से जल्दी जाने की स्थिति में जगह चाहता था। हालांकि मैं उसे अपनी बाहों में पाकर खुश था, लेकिन इससे मुझे बेकार का एहसास हुआ। इसने मुझे याद दिलाया कि परिपक्व पिशाचों के साथ लड़ाई में मैं एक आसान लक्ष्य से ज्यादा कुछ नहीं था। मुझे अपने हाथों को मुक्त रखने की जरूरत नहीं थी। मैंने शादी में तान्या, केट, कामेन और एलिएजा को याद करने की कोशिश की। मेरी धुंधली यादों में उनके चेहरे धुंधले थे। मैं सिर्फ इतना जानता था कि वे खूबसूरत थीं, 2 गोरी और 2 श्यामला। मुझे याद नहीं आ रहा था कि उनकी आंखों में कोई दया थी या नहीं। एडवर्ड बिना किसी हलचल के पीछे की खिड़की की दीवार से टिका हुआ था और सामने के दरवाजे की ओर देख रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह अपने सामने के कमरे को देख पा रहा था।
हमने फ्रीवे पर तेजी से गुजरती कारों की आवाज सुनी, लेकिन उनमें से किसी की भी गति धीमी नहीं हुई। रेनेस्मी मेरी गर्दन से लिपटी हुई थी, उसका हाथ मेरे गाल पर था, लेकिन मेरे दिमाग में कोई छवि नहीं थी। अब उसके पास अपनी भावनाओं के लिए कोई चित्र नहीं था। क्या होगा अगर वे मुझे पसंद नहीं करते? उसने फुसफुसाते हुए कहा, और हम सबकी नज़रें उसके चेहरे पर टिक गईं। बेशक वे ऐसा करेंगे, जेकब ने कहना शुरू किया, लेकिन मैंने उसे एक नज़र से चुप करा दिया। वे तुम्हें नहीं समझते, रानेस्मी, क्योंकि वे तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति से कभी नहीं मिले, मैंने उससे कहा। मैं उससे ऐसे वादे करके झूठ नहीं बोलना चाहता था जो शायद पूरे न हों। उन्हें समझाना ही समस्या है। उसने आह भरी, और मेरे दिमाग में हम सबकी तस्वीरें एक साथ घूम गईं। पिशाच, मनुष्य, वेयरवुल्फ। वो कहीं भी फिट नहीं बैठती थी। तुम विशेष हो, यह कोई बुरी बात नहीं है। उसने असहमति में अपना सिर हिलाया। उसने हमारे तनाव भरे चेहरों के बारे में सोचा और कहा, यह मेरी गलती है। नहीं, जेकब, एडवर्ड और मैंने एक साथ कहा, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बहस कर पाते, हमने वह आवाज़ सुनी जिसका हमें इंतजार था। फ्रीवे पर इंजन की धीमी गति, टायरों का फुटपाथ से नर्म मिट्टी पर आना। एडवर्ड कोने से भागकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। रेनेस्मी मेरे बालों में छिप गई। जेकब और मैं टेबल के उस पार एक दूसरे को घूर रहे थे, हमारे चेहरों पर हताशा थी। कार जंगल में तेजी से आगे बढ़ी, चाली या सूखी गाड़ी से भी तेज। हमने सुना कि वह घास के मैदान में आ गई और सामने के बरामदे के पास रुक गई। 4 दरवाजे खुले और बंद हुए। दरवाजे के पास पहुंचते ही उन्होंने कुछ नहीं कहा। एडवर्ड ने दरवाज़ा खोला, इससे पहले कि वे दस्तक दे पाते। एडवर्ड, एक महिला की आवाज़ उत्साह से भरी। हेलो, तान्या, केट, एलिजार, कामेन। तीनों ने धीरे से नमस्ते कहा। कार्लिसल ने कहा कि उसे हमसे तुरंत बात करने की ज़रूरत है। पहली आवाज़ ने कहा, तान्या। मैं सुन सकता था कि वे सभी अभी भी बाहर थे। मैंने एडवर्ड को दरवाजे पर उनके प्रवेश को रोकते हुए कल्पना की। क्या समस्या है? वेयरवुल्फ से परेशानी? जेकब ने अपनी आंखें घुमाईं। नहीं, एडवर्ड ने कहा। वेयरवुल्फ्स के साथ हमारा समझौता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। एक महिला हंसी। क्या आप हमें अंदर नहीं बुलाएंगे? तान्या ने पूछा, और फिर उसने जवाब का इंतजार किए बिना बात जारी रखी। कार्लिसल कहाँ है? कार्लिसल को जाना पड़ा। थोड़ी देर की खामोशी थी। क्या हो रहा है, एडवर्ड? तान्या ने पूछा। अगर आप मुझे कुछ मिनटों के लिए संदेह का लाभ दे सके, उन्होंने जवाब दिया। मुझे कुछ समझाना मुश्किल है, और जब तक आप समझ नहीं जाते, तब तक मैं चाहता हूं कि आप खुले दिमाग से बात करें। क्या कार्लिसल ठीक है? एक पुरुष आवाज ने उत्सुकता से पूछा। एलिएज़र, हम में से कोई भी ठीक नहीं है, एलिएज़र, एडवर्ड ने कहा, और फिर उसने किसी चीज को थपथपाया, शायद एलिएज़र के कंधे को। लेकिन शारीरिक रूप से, कार्लिसल ठीक है। शारीरिक रूप से, तान्या ने तीखी आवाज में पूछा। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि मेरा पूरा परिवार बहुत गंभीर खतरे में है। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझाऊं, मैं आपसे वादा मांगता हूं। प्रतिक्रिया देने से पहले मेरी हर बात सुनिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरी बात ध्यान से सुनें। उसके अनुरोध पर एक लंबी खामोशी छा गई। तनावपूर्ण खामोशी के बीच, जेकब और मैं एक दूसरे को बिना कुछ कहे देखते रहे। उसके लाल होंठ पीले पड़ गए। हम सुन रहे हैं, तान्या ने आखिरकार कहा। हम निर्णय लेने से पहले सब कुछ सुनेंगे। धन्यवाद, तान्या, एडवर्ड ने उत्साहपूर्वक कहा। अगर हमारे पास कोई और विकल्प होता तो हम तुम्हें इसमें शामिल नहीं करते। एडवर्ड आगे बढ़ा। हमने दरवाजे से 4 कदमों की आहट सुनी। किसी ने सूंघते हुए कहा, मुझे पता था कि वे वेयरवुल्फ इसमें शामिल थे, तान्या ने बड़बड़ाते हुए कहा। हाँ, और वे हमारे पक्ष में हैं। फिर से, इस अनुस्मारक ने तान्या को चुप करा दिया। तुम्हारी बेला कहाँ है? दूसरी महिला आवाज़ों में से एक ने पूछा। वह कैसी है? वह शीघ्र ही हमारे साथ जुड़ जाएगी। वह ठीक है, धन्यवाद। वह अद्भुत कुशलता के साथ अमृतत्व की ओर अग्रसर हो गई है। हमें खतरे के बारे में बताओ, एडवर्ड, तान्या ने धीरे से कहा।
हम सुनेंगे और हम तुम्हारे पक्ष में होंगे जहां हमें होना चाहिए। एडवर्ड ने गहरी सांस ली। मैं चाहता हूं कि पहले तुम खुद ही गवाही दो। सुनो, दूसरे कमरे में तुम क्या सुनते हो? पहले शांति थी, फिर हलचल शुरू हो गई। एडवर्ड ने कहा, कृपया पहले सुनिए। मुझे लगता है कि यह कोई वेयरवुल्फ है। मैं उसके दिल की आवाज सुन सकती हूँ, तान्या ने कहा। और क्या? एडवर्ड ने पूछा। एक विराम था। यह क्या गड़गड़ाहट है? केट या कामिन ने पूछा। क्या ये किसी तरह का पक्षी है? नहीं, लेकिन याद रखो कि तुम क्या सुन रहे हो। अब तुम्हें क्या गंध आ रही है? वेयरवुल्फ के अलावा क्या यहाँ कोई मनुष्य है? एलियाजा फुसफुसाया। नहीं, तान्या ने असहमति जताई। यह मानव की खुशबू नहीं है, लेकिन यहाँ की बाकी खुशबुओं से ज्यादा मानवीय खुशबू के करीब है। यह क्या है, एडवर्ड? मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले कभी ऐसी खुशबू महसूस की है। तुमने निश्चित रूप से ऐसा नहीं किया है, तान्या। कृपया याद रखो कि यह तुम्हारे लिए बिल्कुल नई बात है। अपनी पूर्वधारणाओं को त्याग दो। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, एडवर्ड। ठीक है, तो फिर। बेला, कृपया रेनेस्मी को बाहर लाओ। मेरे पैरों में अजीब तरह से सुन्नापन महसूस हुआ, लेकिन मुझे पता था कि यह भावना मेरे दिमाग में थी। मैंने खुद को मजबूर किया कि मैं पीछे न हटूं, सुस्ती से न चलूं। जैसे ही मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ और कोने की ओर कुछ कदम चला, जेकब के शरीर की गर्मी मेरे पीछे पीछे जल रही थी, जैसे ही वह मेरे कदमों पर छाया हुआ था। मैंने बड़े कमरे में एक कदम बढ़ाया और फिर जम गया, खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सका। रेनेस्मी ने एक गहरी सांस ली और फिर मेरे बालों के नीचे से झांका। उसके छोटे कंधे कस गए, एक फटकार की उम्मीद में। मुझे लगा कि मैंने खुद को उनकी प्रतिक्रिया के लिए तैयार कर लिया है। आरोपों के लिए, चीखने चिल्लाने के लिए, गहरे तनाव की निश्चलता के लिए। तान्या 4 कदम पीछे हट गई। उसके स्ट्रॉबेरी कल कांप रहे थे, जैसे कोई इंसान किसी जहरीले सांप से भिड़ गया हो। केट सामने के दरवाजे तक वापस कूद गई और वहां दीवार के सहारे खड़ी हो गई। उसके भीगे हुए दांतों के बीच से एक चौंकने वाली फुफकार आई। एलिएजा ने खुद को कामिन के सामने एक सुरक्षात्मक झुके हुए तरीके से फेंक दिया। ओह प्लीज, मैंने जेकब को दबी हुई आवाज में शिकायत करते सुना। एडवर्ड ने रेनेस्मी और मेरे गले में हाथ डाला। तुमने सुनने का वादा किया था, उसने उन्हें याद दिलाया। कुछ बातें सुनी नहीं जा सकती, तान्या ने आश्चर्य से कहा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, एडवर्ड? क्या तुम्हें नहीं पता कि इसका क्या मतलब है? हमें यहाँ से निकलना होगा, केट ने उत्सुकता से कहा। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर था। एडवर्ड, एलिएजा के लिए ये कहना शब्दों से परे था। रुको, एडवर्ड ने कहा। उसकी आवाज अब और भी सख्त हो गई थी। याद रखो कि तुम क्या सुनते हो, क्या सूंघते हो। रेनेस्मी वह नहीं है जो तुम सोचते हो। इस नियम का कोई अपवाद नहीं है, एडवर्ड, तान्या ने झट से जवाब दिया। तान्या, एडवर्ड ने तीखी आवाज में कहा, तुम उसकी दिल की धड़कन सुन सकती हो। रुको और सोचो कि इसका क्या मतलब है। उसकी दिल की धड़कन। कामिन ने एलिएजा के कंधे के पास से झांकते हुए फुसफुसाया। वह पूरी तरह से पिशाच बच्ची नहीं है, एडवर्ड ने जवाब दिया, अपना ध्यान कामिन के कम शत्रुतापूर्ण भाव की ओर केंद्रित करते हुए। वह आधी इंसान है। चारों पिशाच उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वो कोई ऐसी भाषा बोल रहा हो जिसे उनमें से कोई भी नहीं जानता हो। मेरी बात सुनो। एडवर्ड की आवाज अनुनय की एक चिकनी मखमली आवाज में बदल गई। रेनेस्मी एक अनोखी लड़की है। मैं उसका पिता हूँ, उसका निर्माता नहीं, उसका जैविक पिता। तान्या का सिर हिल रहा था, बस एक छोटी सी हरकत। उसे इसका एहसास नहीं था। एडवर्ड, आप हमसे ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते, एलिएजा ने कहना शुरू किया। मुझे कोई और स्पष्टीकरण बताओ जो सही हो, एलिएज़र। तुम हवा में उसके शरीर की गर्मी महसूस कर सकते हो। उसकी नसों में खून बहता है, एलिएज़र। तुम इसकी गंध महसूस कर सकते हो। कैसे? केट ने सांस ली। बेला उसकी जैविक माँ है, एडवर्ड ने उसे बताया। उसने गर्भधारण किया और रेनेस्मी को जन्म दिया, जबकि वह अभी भी इंसान थी।
इससे उसकी लगभग मौत हो गई थी। मुझे उसे बचाने के लिए उसके दिल में पर्याप्त जहर डालने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। मैंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी, एलिएजा ने कहा। उसके कंधे अभी भी अकड़ रहे थे, उसका चेहरा ठंडा था। पिशाचों और मनुष्यों के बीच शारीरिक संबंध आम नहीं है, एडवर्ड ने उत्तर दिया। अब उसके स्वर में थोड़ा गहरा हास्य था। ऐसे संबंधों से बचे हुए मनुष्यों का होना और भी कम आम है। क्या आप सहमत नहीं हैं, चचेरे भाई? केट और तान्या दोनों ने उस पर क्रोध किया। अब आओ, एलियाजा, तुम अवश्य ही समानता देख सकते हो। ये कामेन ही थी जिसने एडवर्ड के शब्दों का जवाब दिया। उसने एलिजा के चारों ओर कदम बढ़ाए, उसकी आधी अधूरी चेतावनी को अनदेखा किया और सावधानी से चलकर मेरे ठीक सामने खड़ी हो गई। वह थोड़ा नीचे झुकी, रेनेस्मी के चेहरे को ध्यान से देखते हुए। तुम्हारी आंखें तुम्हारी माँ जैसी लगती हैं, उसने धीमे, शांत स्वर में कहा, लेकिन चेहरा तुम्हारे पिता जैसा है। और फिर, मानो वह खुद को रोक नहीं सकी, वह रेनेस्मी की ओर देखकर मुस्कुराई। रेनेस्मी की जवाबी मुस्कान चकाचौंध करने वाली थी। उसने कामेन से नज़र हटाए बिना मेरे चेहरे को छुआ। उसने कामेन के चेहरे को छूने की कल्पना की और सोचा कि क्या ये ठीक है। क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर रेनेस्मी तुम्हें खुद इसके बारे में बताए? मैंने कामेन से पूछा। मैं अभी भी इतना तनाव में था कि फुसफुसाकर भी कुछ नहीं बोल पाया। उसके पास चीजों को समझाने का हुनर है। कामेन अभी भी रेनेस्मी को देखकर मुस्कुरा रही थी। क्या तुम बोलती हो, छोटी? हाँ, रेनेस्मी ने अपनी मधुर आवाज में उत्तर दिया। तान्या के परिवार के सभी लोग उसकी आवाज सुनकर चौंक गए, सिवाय कामेन के। लेकिन मैं तुम्हें जितना बता सकती हूँ, उससे कहीं ज्यादा दिखा सकती हूँ। उसने अपना छोटा सा डिम्पल वाला हाथ कामेन के गाल पर रख दिया। कामेन ऐसे अकड़ गई जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। एलिएजा तुरंत उसके पास आ गया, उसके कंधे पर हाथ रखे हुए मानो उसे दूर खींचना चाहता हो। रुको, कामेन ने सांस फूलते हुए कहा। उसकी आंखें रेनेस्मी पर टिकी हुई थीं। रेनेस्मी ने कामेन को बहुत देर तक अपना स्पष्टीकरण दिखाया। एडवर्ड का चेहरा कामेन के साथ देखते हुए गंभीर था और मैं बहुत चाहता था कि मैं भी वही सुन सकूं जो उसने सुना था। जेकब ने अधीरता से अपना वजन मेरे पीछे स्थानांतरित किया और मुझे पता था कि वह भी यही चाहता था। नेसी उसे क्या दिखा रही है? उसने धीरे से कहा। सब कुछ, एडवर्ड ने धीरे से कहा। एक और मिनट बीता और रेनेस्मी ने कामेन के चेहरे से अपना हाथ हटा लिया। वह चकित पिशाच की ओर देखकर मुस्कुराई। वह वास्तव में आपकी बेटी है न? कामेन ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें एडवर्ड के चेहरे पर घुमाते हुए सांस ली। कितना शानदार तोहफा! ये तोहफा सिर्फ एक बहुत ही प्रतिभाशाली पिता से ही मिल सकता था। क्या तुम उस बात पर विश्वास करते हो जो उसने तुम्हें दिखाई? एडवर्ड ने तीव्र भाव से पूछा। बिना किसी संदेह के, कामेन ने सरलता से कहा। एलिएजा का चेहरा परेशानी से कठोर हो गया था। कामेन ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और उन्हें दबाया। ये नामुमकिन लग रहा है, एडवर्ड ने तुम्हें सच के अलावा कुछ नहीं बताया है। चलो बच्चे को दिखाते हैं। कामेन ने एलिएजा को मेरे करीब खींचा और फिर रेनेस्मी की ओर सिर हिलाया। उसे दिखाओ, मी क्वेरिडा। रेनेस्मी मुस्कुराई। वो स्पष्ट रूप से कामेन की स्वीकृति से प्रसन्न थी और उसने एलियाजा के माथे को हल्के से छू लिया। अरे कैरे, उसने थूका और झटके से उससे दूर हो गया। उसने तुम्हारे साथ क्या किया? तान्या ने सावधानी से पास आकर पूछा। केट भी आगे बढ़ी। वो बस आपको कहानी का अपना पक्ष दिखाने की कोशिश कर रही है, कामेन ने उसे शांत स्वर में बताया। रेनेस्मी ने अधीरता से भौहें सिकोड़ी। कृपया ध्यान रखें, उसने एलिएजा को आदेश दिया। उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और फिर अपनी उंगलियों और उसके चेहरे के बीच कुछ इंच की दूरी छोड़ दी, प्रतीक्षा करते हुए। एलिएजा ने उसे संदेह भरी निगाहों से देखा और फिर मदद के लिए कामेन की ओर देखा। उसने उत्साहपूर्वक सिर हिलाया। एलिएजा ने एक गहरी सांस ली और फिर उसके करीब झुका जब तक कि उसका माथा फिर से उसके हाथ को छू नहीं गया। जब ये शुरू हुआ तो वह कांप उठा, लेकिन इस बार वह स्थिर रहा, उसकी आंखें एकाग्रता में बंद थीं। जब कुछ मिनट बाद उसकी आंखें खुली तो उसने आह भरी।
मैं समझ गया। रेनेस्मी ने उसे देखकर मुस्कुराया। वह झिझका, फिर जवाब में थोड़ी अनिच्छा से मुस्कुराया। अलीएज़ार, पूछा गया, ये सब सच है, तान्या? यह कोई अमर बच्ची नहीं है। वह आधी इंसान है। आओ, खुद ही देख लो। चुपचाप, तान्या ने मेरे सामने सावधानी से खड़े होकर अपनी बारी ली, और फिर केट, दोनों ही हैरान दिख रही थीं क्योंकि रेनेस्मी के स्पर्श से पहली छवि उन पर पड़ी थी। लेकिन फिर, कामिन और एलिएज़र की तरह, वे भी जैसे ही यह सब हुआ, पूरी तरह से जीत गए। मैंने एडवर्ड के चिकने चेहरे पर एक नज़र डाली, और सोचा कि क्या ये वाकई इतना आसान हो सकता है। उसकी सुनहरी आंखें साफ थीं, बिना किसी छाया के, तो इसमें कोई धोखा नहीं था। सुनने के लिए धन्यवाद, उन्होंने धीरे से कहा। लेकिन ये गंभीर खतरा है जिसके बारे में आपने हमें चेतावनी दी थी, तान्या ने कहा। सीधे तौर पर इस बच्चे से नहीं, लेकिन निश्चित रूप से वोल्तुरी से। उन्हें उसके बारे में कैसे पता चला? वे कब आ रहे हैं? मुझे उसकी इस त्वरित समझ पर आश्चर्य नहीं हुआ। आखिर मेरे जैसे मजबूत परिवार के लिए इससे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? केवल वोल्तुरी ही, एडवर्ड ने बताया। जब बेला ने उस दिन पहाड़ों में इरिना को देखा तो उसके साथ रेनेस्मी भी थी। केट ने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। इरिना ने ये किया? तुम्हारे साथ? कार्लिसले के साथ? इरिना? नहीं, तान्या ने फुसफुसाते हुए कहा। कोई और? एडवर्ड ने कहा। एलिस ने उसे उनके पास जाते देखा। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या दूसरों ने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि जब वह एलिस का नाम लेता था तो वह थोड़ा सा सिहर जाता था। वह ऐसा कैसे कर सकती है? एलियाजा ने किसी से भी नहीं पूछा। कल्पना कीजिए कि अगर आपने रेनेस्मी को केवल दूर से देखा होता, अगर आपने हमारे स्पष्टीकरण का इंतजार नहीं किया होता। तान्या की आंखें सख्त हो गईं। चाहे वो कुछ भी सोचे, तुम हमारा परिवार हो। इरिना के चयन के बारे में अब हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत देर हो चुकी है। एलिस ने हमें 1 महीने का समय दिया है। तान्या और एलिएजा दोनों के सिर एक तरफ झुक गए। केट की भौहें सिकुड़ गईं। इतनी देर? एलियाजा ने पूछा। वे सभी आ रहे हैं। इसके लिए कुछ तैयारी करनी होगी। एलियाजा ने चौंक कर कहा, पूरा गार्ड? सिर्फ गार्ड ही नहीं, एडवर्ड ने कहा, उसका जबड़ा कस गया। एरो, कयस, मार्कस, यहाँ तक कि पत्नियां भी। सभी की आंखें सदमे में थीं। असंभव, एलिएजा ने शून्यता से कहा। एडवर्ड ने कहा, मैं 2 दिन पहले भी यही कहता। एलिएज़र ने गुस्से से कहा, और जब उसने बात की तो वह लगभग गुर्राने जैसा था। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। वे खुद को और अपनी पत्नियों को खतरे में क्यों डालेंगे? इस दृष्टिकोण से यह समझ में नहीं आता। एलिस ने कहा कि इसमें सिर्फ सज़ा से ज़्यादा कुछ है जो उन्हें लगता है कि हमने किया है। उसे लगा कि आप हमारी मदद कर सकते हैं। सज़ा से ज़्यादा? लेकिन और क्या है? एलिएज़र ने टहलना शुरू कर दिया, दरवाजे की तरफ बढ़ा और वापस आया, जैसे कि वह यहाँ अकेला हो। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और वह फर्श को घूर रहा था। बाकी लोग कहाँ हैं, एडवर्ड? कार्लिसले और एलिस और बाकी लोग? तान्या ने पूछा। एडवर्ड की झिझक लगभग अदृश्य थी। उसने उसके सवाल का केवल एक हिस्सा ही उत्तर दिया। हम ऐसे दोस्तों की तलाश कर रहे हैं जो हमारी मदद कर सकें। तान्या ने उसकी तरफ झुकते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाए। एडवर्ड, चाहे तुम कितने भी दोस्त बना लो, हम तुम्हें जीतने में मदद नहीं कर सकते। हम तुम्हारे साथ ही मर सकते हैं। तुम्हें ये पता होना चाहिए। बेशक, शायद हम चारों इसके हकदार हैं। इरिना ने जो कुछ किया है, उसके बाद हमने अतीत में भी उसकी खातिर तुम्हें कैसे निराश किया है। एडवर्ड ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। हम तुमसे हमारे साथ लड़ने और मरने के लिए नहीं कह रहे हैं, तान्या। तुम जानती हो कि कार्लिसले कभी ऐसा नहीं कहेगा। तो फिर क्या, एडवर्ड? हम सिर्फ गवाहों की तलाश कर रहे हैं। अगर हम उन्हें एक पल के लिए चुप करा सकें, अगर वे हमें समझाने दें। उसने रेनेस्मी के गाल को छुआ, उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी त्वचा पर दबा लिया। जब आप खुद ही हमारी कहानी देख ले तो उस पर संदेह करना मुश्किल है। तान्या ने धीरे से सिर हिलाया। क्या तुम्हें लगता है कि उसका अतीत उनके लिए इतना मायने रखेगा?
केवल इसलिए क्योंकि यह उसके भविष्य का पूर्वाभास कराता है। प्रतिबंध का उद्देश्य हमें जोखिम से बचाना था, उन बच्चों की ज्यादतियों से बचाना था जिन्हें वश में नहीं किया जा सकता था। मैं बिल्कुल भी खतरनाक नहीं हूँ, रेनेस्मी ने बीच में कहा। मैंने उसकी ऊंची, स्पष्ट आवाज को नए कानों से सुना, कल्पना की कि वह दूसरों को कैसी लगती होगी। मैंने कभी दादाजी या सू या बिली को चोट नहीं पहुंचाई। मैं इंसानों से प्यार करती हूँ, और भेड़िया लोग मेरे जेकब की तरह। उसने एडवर्ड का हाथ छोड़ा और जेकब की बांह थपथपाई। तान्या और केट ने एक दूसरे को त्वरित दृष्टि से देखा। अगर इरिना इतनी जल्दी नहीं आती, एडवर्ड ने सोचा, तो हम ये सब टाल सकते थे। रेनेस्मी अभूतपूर्व दर से बढ़ रही है। जब तक महीना बीतता है, तब तक वह विकास के लिए एक और आधा साल प्राप्त कर चुकी होगी। ठीक है, ये कुछ ऐसा है जिसे हम निश्चित रूप से देख सकते हैं, कामेन ने एक दृढ़ स्वर में कहा। हम वादा कर सकते हैं कि हमने खुद उसे परिपक्व होते देखा है। वोल्टुरी ऐसे सबूतों को कैसे अनदेखा कर सकता है? एलियाजा ने बुदबुदाते हुए कहा, कैसे? लेकिन उसने ऊपर नहीं देखा, और वह ऐसे टहलता रहा जैसे कि वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। हाँ, हम आपके लिए गवाही दे सकते हैं, तान्या ने कहा। निश्चित रूप से इतना। हम विचार करेंगे कि हम और क्या कर सकते हैं। तान्या, एडवर्ड ने विरोध करते हुए कहा, उसके शब्दों से ज्यादा उसके विचारों में कुछ सुनने को मिला। हम यह उम्मीद नहीं करते कि तुम हमसे लड़ोगी। तान्या ने जोर देकर कहा, अगर वोल्टुरी हमारी गवाही सुनने के लिए रुकेगा नहीं, तो हम चुपचाप खड़े नहीं रह सकते। बेशक, मुझे सिर्फ अपने लिए ही बोलना चाहिए। केट ने नाक भान सिकुड़ी, क्या तुम्हें सचमुच मुझ पर इतना शक है, बहन? तान्या ने उसे देखकर बड़ी मुस्कान दी। आखिरकार, यह एक आत्मघाती मिशन है। केट ने मुस्कुराकर जवाब दिया और फिर बेपरवाही से कंधे उचका दिए। मैं तैयार हूँ। मैं भी बच्चे की रक्षा के लिए जो कर सकती हूँ, करूँगी, कामेन ने सहमति जताई। फिर, जैसे कि वह खुद को रोक नहीं पाई, उसने रेनेस्मी की ओर अपनी बाहें फैला दी। क्या मैं तुम्हें पकड़ सकती हूँ, बेबे लिंडा? रेनेस्मी उत्सुकता से कामेन की ओर बढ़ी, अपनी नई दोस्त से खुश थी। कामेन ने उसे गले लगाया और स्पेनिश में उससे कुछ बातें करने लगे। ये वैसा ही था जैसा चार्ली के साथ हुआ था, और उससे पहले सभी कलन के साथ। रेनेमी अप्रतिरोध्या थी। उसमें ऐसा क्या था जो सभी को उसकी ओर आकर्षित करता था, जो उन्हें उसके बचाव में अपनी जान देने के लिए भी तैयार कर देता था। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद हम जो प्रयास कर रहे हैं वह संभव हो सकता है। शायद रेनेस्मी असंभव को संभव कर सकती है और हमारे दुश्मनों पर जीत हासिल कर सकती है जैसे उसने हमारे दोस्तों पर जीत हासिल की थी। और फिर मुझे याद आया कि एलिस हमें छोड़कर चली गई है, और मेरी आशा उतनी ही जल्दी गायब हो गई जितनी जल्दी वह प्रकट हुई थी।